क्या होगा अगर अचानक से हमारी धरती पर डायमंड यानी हीरे की बारिश होना शुरू हो जाए तो? ये किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा रियल में किसी प्लेनेट पे ऑलरेडी हो रहा है, और वो भी हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लेनेट पे, और ऐसा और कहीं नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर में होता है, तो आज हम इसी प्लेनेट के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता लगाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना था। जुपिटर साइज में बड़ा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन धरती के कंपैरिजन में कितना बड़ा है? तो अगर हम 1000 अर्थ को एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा स्फीयर बनाते हैं तो वो तब जाके बनता है एक जुपिटर। 86% हाइड्रोजन और 13% हीलियम से बना हुआ जुपिटर का रेडियस अराउंड 69,911 किलोमीटर, और दूसरी तरफ धरती का रेडियस सिर्फ 6,371 किलोमीटर तक ही है। तो अगर साइड बाय साइड धरती को रखा जाए तो लगभग 11 अर्थ लग जाएगा जुपिटर के रेडियस को कवर करने के लिए। जुपिटर को लगभग 12 ईयर्स लग जाता है सूरज का एक चक्कर लगाने में, और यहाँ का एक दिन करीब 10 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड में कितना ज्यादा डिफरेंस। अभी तक साइंटिस्ट जुपिटर के 67 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून के बारे में पता लगा पाए हैं। जुपिटर के पहले 4 नेचुरल सैटेलाइट्स को मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने जनवरी 1610 को ढूंढ निकाला था, जो कि है गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टा एंड आइओ। जुपिटर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमीड हमारे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह से भी आकार में बड़ा है, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट भी यही है। कैलिफोर्निया में मौजूद गोल्डस्टोन ऑब्जर्वेटरी, जो कि एक बहुत ही अनोखा टेलीस्कोप है, वो जुपिटर से रिलेटेड बहुत ही नए नए इन्फॉर्मेशन का खुलासा कर रहा है। ये टेलीस्कोप इतना अनोखा है कि स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट्स के डिटेल को देखने के लिए विजिबल लाइट्स नहीं बल्कि आउटर स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को कैच करता है। 5 अगस्त 2011 में नासा ने एक सैटेलाइट को जुपिटर में भेजा था, जो 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.8 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए 4 जुलाई 2016 को जुपिटर में पहुंचा था, जिस मिशन को जुनो भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी एक और स्पेस प्रोब को 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के नाम से भेजा गया था, जो लॉन्च के 24 साल बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही खत्म हो गया। धरती का रोटेशनल स्पीड है 1000 माइल्स पर आवर, और दूसरी तरफ जुपिटर का रोटेशनल स्पीड 28,000 माइल्स पर आवर के करीब है। इसीलिए आकार में धरती से इतना बड़ा होने के बावजूद अपने एक्सिस में एक चक्कर करीब 10 घंटे में ही कंप्लीट कर लेता है। और इसी स्पीड की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत ही तेज हवाएं चलती है, जो ज्यादातर समय भयानक तूफान का आकार ले लेता है। यहाँ पर इन तेज चलने वाली हवाओं का डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज होता है तो कभी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप जुपिटर प्लैनेट्स के क्लिप्स को गौर से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तूफान या एक स्टॉर्म का बेल्ट दिखाई देगा, और इन सब में सबसे बड़ा स्टॉर्म इस ग्रेट रेड स्पॉट में होता है, जिस स्पॉट को शायद आपने पहले भी नोटिस किया होगा। दरअसल ये रेड स्पॉट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और प्यूरिन स्टॉर्म है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2 धरती आराम से फिट हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर ये तूफान करीब 350 सालों से चलती आ रही है, लेकिन इतने लंबे समय तक ये स्टॉर्म आखिर कैसे चल रहा है? असल में इस तूफान के फ्लो को चालू रखने के लिए ये अपने आसपास मौजूद हवा के फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये तूफान चलता ही रहता है। लेकिन अगर ये सोर्स रेड जायंट स्पॉट को मिलना बंद हो जाता है तो तूफान भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। 1995 में लिए गए इस इमेज में ये ओवल शेप्ड रेड जायंट स्पॉट साफ दिखाई दे रहा है, और इस इमेज के 14 साल बाद लिए गए तस्वीर को अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो ये रेड स्पॉट पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा और शेप पहले से थोड़ा ज्यादा सर्कुलर हो चुका है। और उसके ठीक 5 साल बाद लिए गए इमेजेस में यही रेड स्पॉट और भी ज्यादा कंप्रेस यानी सिकुड़ सा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले 20 साल से इस रेड स्पॉट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी तूफान अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी तक जुपिटर के क्लाउड्स के भीतर के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नासा को नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें मिला है वो हमें चौंकाने के लिए काफी है। नासा का वॉयेजर 1 और कैसिनी जब जुपिटर के सामने से गुजर रहा था तब स्पेस साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर में बिजली कड़क रही है। इसे नोटिस करने के बाद उन लोगों का अनुमान ये था कि हो सकता है यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन के साथ मीथेन गैस भी मौजूद हो। तो जब ये सुपर हीटेड इलेक्ट्रिक शॉक एटमॉस्फेयर को छूता है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ये लाइटनिंग बोल्ट एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स को डायमंड में कन्वर्ट कर देता है। और जिस समय ये पार्टिकल्स डायमंड में कन्वर्ट होता है तब यही डायमंड यानी हीरा तेजी से नीचे जुपिटर के सरफेस में गिरने लगती है, और तब जाके होता है डायमंड की बारिश। लेकिन नीचे जाने पर इन डायमंड्स पर तापमान और प्रेशर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, और करीब 8000 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहुंचने के बाद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण यही सॉलिड डायमंड बन जाता है लिक्विड, और इसी लिक्विड डायमंड के बारिश से होता है एक पूरा डायमंड ओशन, जो किसी भी साइंस फिक्शन मूवीज के आइडिया से कम नहीं।
जुपिटर और सैटर्न का कोर काफी हद तक सिमिलर है, जो कि बनी है लिक्विड और मेटालिक हाइड्रोजन से। वही दूसरी तरफ ज्यादातर प्लैनेट्स का कोर फील्ड होता है सॉलिड और लिक्विड आयरन से। जुपिटर का यही हाइड्रोजन कोर एक पावर सोर्स है एक बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे बड़ा प्लैनेट होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ में किसी भी चीज का वेट अगर 100 किलो के आसपास हुआ तो वही सेम चीज जुपिटर में 240 किलो का होगा। तो इसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण जुपिटर बहुत से एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है और जिससे एस्ट्रॉइड जुपिटर से टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेकिन अगर जुपिटर नहीं होता तो यही एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी धरती से टकराता, जिससे हम इंसानों पर खतरा आज के मुकाबले बहुत ज्यादा होने के पॉसिबिलिटीज बन जाते। एक तरह से देखा जाए तो जुपिटर हमारे प्लेनेट को हजारों सालों से प्रोटेक्ट करती आ रही है और उम्मीद है आगे भी करती रहेगी। तो जुपिटर के इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे डायमंड की बारिश, बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, रेड जायंट स्पॉट और धरती को एस्ट्रॉइड से बचाने वाले क्वालिटीज, इन सब में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।